अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे उन रीज़न्स को जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का पेपर जो है वो 40 से लेके 48 की रो में फ़ेल होता है। रिपोर्टिंग का पेपर आखिर क्यों जो है वो स्टूडेंट्स का 40 से 48 की रो में फ़ेल होता है, उन तमाम रीज़न्स को आज की इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और उन चीज़ों को भी डिस्कस करूँगा जिसके ऊपर आप जो है वो ग्रिप करके इस पेपर को पास कर सकते हैं। एससी लर्निंग के प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट ने टेस्ट दिया है, तो उसके अंदर स्टूडेंट ने जो मिस्टेक की हैं उन मिस्टेक्स को मैंने हाईलाइट किया और आज की इस वीडियो के अंदर उन मिस्टेक को आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं ICAP की इंस्ट्रक्शन को डिस्कस करता हूँ। ICAP ने इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्लियरली तौर पे मेंशन किया है कि आपने ब्लैक पेन यूज़ करना है, जेल पेन हरगिज़ यूज़ नहीं करना। उसके बाद आपने अपना नेम और सब्जेक्ट जो है वो कैपिटल लेटर के अंदर लिखना है। उसके बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो ये है कि आपके जो वहाँ पे मार्जिन लगे होते हैं उससे जो है वो बाहर आपने हरगिज़ कोई लफ्ज़ नहीं लिखना, ठीक है। वो जो ब्लैक कलर के चारों तरफ जो मार्जिन लगा होता है उसके अंदर अंदर ही आपने लिखना है। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हर क्वेश्चन हर पार्ट न्यू पेज से। स्टूडेंट ये मिस्टेक लाजमी करता है कि क्वेश्चन 1 है उसका पार्ट A है वो किया, उसी पेज पे क्वेश्चन 1 का पार्ट B भी कर देता है। ऐसा हरगिज़ ना करें। ICAP ने ऊपर 3 बॉक्स बनाए होते हैं जिसके अंदर आपने क्वेश्चन पहले से लिखा होता है, उसके अंदर 3 बॉक्स होते हैं, उन आगे 3 बॉक्स के अंदर आपने लिखना होता है कि जी ये क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट A है, एक पेज उसके लिए लिया, फिर क्वेश्चन नए न्यू पेज से जाके आपने क्वेश्चन 1 उसका पार्ट B, इसी तरह न्यू पेज से क्वेश्चन 1 उसका पार्ट C। खा 1 लाइन का आंसर हो, खा 1.5 लाइन का आंसर हो, खा पूरे सफ़े का आंसर हो, आपने हर क्वेश्चन का हर पार्ट नए पेज से लाजमी करना है। ये ICAP की इंस्ट्रक्शंस में मेंशन है। अगर आप वो पार्ट उसी पेज के ऊपर कर दोगे, ये पार्ट A पार्ट B एक ही पेज पे कर दोगे, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं। ये चीज़ आपने क्लियरली तौर पे याद रखनी है। दूसरा, ये अपना नाम CRN नंबर कहीं पे भी मेंशन नहीं करना। ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लियरली यहाँ पे मेंशन इंस्ट्रक्शंस के अंदर। आपने जब अपने पेपर के बबल्स फिल्स करने अपने CRN के, तो उसको बड़े ध्यान से उनको जो है वो फिल करना है। उसके बाद जब आप पेपर स्टार्ट करेंगे तो पेपर स्टार्ट करते साथ ही आपके पास लाइनें होंगी, उसके ऊपर आपके पास 3 बॉक्स होंगे जहाँ पे क्वेश्चन लिखा होगा। उसके आगे आपने क्वेश्चन 1 उसका पार्ट A लिखना है, या क्वेश्चन 1 पार्ट A उसका आगे अगर सब पार्ट है तो वो लिखना है, ठीक है। इस तरह हर क्वेश्चन के लिए न्यू पेज। उसके बाद जो दूसरी मेन रीज़न है वो ये है कि बच्चे पहले वर्किंग करते हैं फिर सोल्यूशन करते हैं। पहले आप सोल्यूशन करें, जो ICAP ने आपसे रिक्वायर्ड किया है उसको पहले करें, फिर उसकी वर्किंग जो है वो आगे नेक्स्ट पेज पे करें। यानी कि पूरा एक क्वेश्चन एक पेज के ऊपर सॉल्व हो, एक पेज पे, 2 पेज पे, 3 पेज पे, जितना भी सॉल्व होता है वो सॉल्व करें। लेट्स सपोज अगर आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाने को कही है, एक पेज पे आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आ गई, एक पेज पे आपकी स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आ गई, 1.5 पेज के ऊपर। उसके बाद नया पेज आपने लेना है जिस पे आपने वर्किंग करनी है, उसकी प्रॉपर सारी वर्किंग करनी है। अब यहाँ पर देखें कुछ जगहों के ऊपर, जैसे ये है, स्टूडेंट ने अब यहाँ पे क्या किया हुआ है, क्वेश्चन 1 का आंसर दिया, उसके अंदर अब कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करना चाह रहा है। ना वर्किंग 2 कहीं पे शो कराई है उसने कि वर्किंग 2 आई कहाँ से, हमें नहीं पता वर्किंग 2 कहाँ से आई है। इसी तरह एग्जामिनर को भी नहीं पता होता कि जो वर्किंग 2 है वो आया किस जगह से आई है। तो वर्किंग 2 तो मेंशन कर दिया, लेकिन वर्किंग किधर है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो वर्किंग का रेफरेंस दे देते हैं, वर्किंग नहीं लिखते। कुछ स्टूडेंट्स वर्किंग कराते हैं, उसका रेफरेंस नहीं देते। फेस पे जो भी चीज़ आई है, अगर वो किसी वर्किंग से आई है तो वर्किंग नंबर लाजमी लिखें। अगर आपने वर्किंग नहीं की तो लाजमी उसकी प्रॉपर वर्किंग करें, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट ने वर्किंग 2 मेंशन की हुई है, लेकिन पता नहीं वो वर्किंग 2 कहाँ से आई है। उसके बाद प्रॉपर फॉर्मेट ही नहीं है, ठीक है। आपके पास आपकी कंपनी का पूरा नेम आना है, फिर आप जो है वो नोट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कर रहे हैं उसको फॉर द ईयर एंडेड वो लिखें। उसके बाद रुपीज़ इन मिलियन मेंशन करें। उसके बाद प्रॉपर लाइन में आना चाहिए, एक वर्ड कहीं पे जा रहा है, एक वर्ड कहीं पे जा रहा है, ठीक है। इसको प्रॉपर एक फॉर्मेट के अंदर करें। यहाँ पे उसने वर्किंग शो ही नहीं की कि वर्किंग जो है वर्किंग 2 यहाँ पे मेंशन कर दिया। उसके बाद आगे उसके जो बाकी पेजेस पे उसने सोल्यूशन किया होता है वहाँ पे उसने हरगिज़ जो है वो वर्किंग शो नहीं की, वर्किंग 2। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वर्किंग कर लेते हैं, आके बताते नहीं है कि वैल्यू इस वर्किंग से आई हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों को, उसके बाद जर्नल एंट्रीज़ में मोस्टली स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको जो है ना वो बिल्कुल सही तरह अटेम्प्ट नहीं करते। डेट नहीं लिखते, पार्टिकुलर या डिस्क्रिप्शन नहीं लिखते, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, रुपीज़ इन 1000, रुपीज़ इन मिलियंस या जस्ट रुपीज़ वो हरगिज़ नहीं लिखते। ये 4-5 चीज़ें जो आप लोग बिल्कुल नहीं लिखते हैं। डेट का पूरा डेट लिखें, उसके नीचे पूरी डेट चल रही हो, ठीक है। इसी तरह पार्टिकुलर उसके नीचे पूरे चल रहे हो, या डिस्क्रिप्शन उसके नीचे पूरी चल रही हो। डेबिट के नीचे डेबिट की सारी चीज़ें आ रही हो, क्रेडिट के नीचे सारी चीज़ें आ रही हो। डेबिट क्रेडिट में जा रहा था, क्रेडिट डेबिट में आ रहा होता। इस तरह की सिचुएशन की होती है। रुपीज़ नहीं लिखे होते, रुपीज़ इन 1000 है, रुपीज़ इन मिलियन है, या जस्ट रुपीज़ है। अब जैसे इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट ने डेट नहीं लिखी हुई, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी हुई, डेबिट क्रेडिट नहीं लिखे हुए, ठीक है, ये आपकी मिस्टेक है। आंसर लिख दिया, आंसर का पार्ट है, उसके बाद उसने डायरेक्ट स्टार्ट किया, ना डेट लिखी है, ना डेबिट क्रेडिट लिखे हैं, ना डिस्क्रिप्शन लिखी है, ना कंपनी का नाम लिखा है, बस उसने डायरेक्ट जनरल एंट्री करना शुरू कर दी। उसके बाद जनरल एंट्री में जो बेसिक रीज़न होती है वो ये है कि जिस जनरल एंट्री में आपसे नरेशन ना मांगे ना, वहाँ आपने देनी होती है।
उसको नरेट करना होता है कि आया मैं किस चीज़ की जर्नल एंट्री पास कर रहा हूँ, उसके नीचे वहाँ पे आपने लिखना होता है। अब ये देखिए वर्किंग वन के साथ ही वर्किंग 2, उसके साथ ही नीचे वर्किंग 3, वर्किंग 4, पता नहीं क्या मिक्स किया हुआ, वर्किंग 5, वर्किंग 6 इस तरह चल रही है। फिर वर्किंग 5 के बाद वर्किंग 6 आ रही है, 7 आ रही है, उसके नीचे जाके वर्किंग 5.1 आ रही है। मतलब वर्किंग का कोई सीक्वेंस। आप पेज लें, जितने मर्जी पेजेस यूज़ करें, आप पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आएगा, आपको न्यू आंसर स्क्रिप्ट भी दे देगा। तो प्रॉपर एक डिज़ाइन, एक फॉर्मेट, एक अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट करके देना ताकि एग्जामिनर को चेक करने में आसानी हो। ठीक है, तो वर्किंग 1 के बाद डायरेक्ट वर्किंग 5 आ रही है, फिर वर्किंग 5 के बाद वर्किंग 2 जो है वो पता नहीं किधर है, वो ढूंढनी पड़ रही है। तो इस तरह की सिचुएशन ना करें। उसके बाद यहाँ पर जो है वो स्टूडेंट ने उससे नोट मांगे थे, उसने नोट्स के अंदर ये बताया ही नहीं कि ये जी मैं कौन सा मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन है, रिड्यूसिंग बैलेंस है, इसकी लाइफ कितनी है। ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर उसने नोट्स मांगा था, तो यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया। ये उसकी रीज़न है, आपको जो उसका डिस्क्लोजर है वो प्रॉपर पता होना चाहिए, नोट्स आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि नोट्स को आपने किस तरह प्रेजेंट करना है। ये वो एरियाज होते हैं जहाँ से आप मार्क्स ले सकते हैं, ईजी मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे चलते हैं। अब ये सेम एज इट इज़ जनरल एंट्री उसको कहा हुआ था, जनरल एंट्री के अंदर उसने ना डेट लिखी है, ना डिस्क्रिप्शन लिखी है, ना डेबिट क्रेडिट लिखा है, रुपीज़ उसने लिख दी हैं। उसके बाद सिचुएशन जो है वो उसके अंदर जो वर्किंग है वो एक प्रॉपर फॉर्मेट से करा, उसके बाद नीचे उसने नरेशन ही नहीं किया, नरेट ही नहीं किया इस चीज़ को। अब इस सिचुएशन के अंदर देखें, स्टूडेंट ने प्रॉपर डेबिट लिखा हुआ है, प्रॉपर क्रेडिट लिखा हुआ है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिखे हैं, लेकिन रुपीज़ यहाँ पे भी नहीं लिखे। 37.5 ये रुपीज़ इन मिलियन है, उसने ऊपर मेंशन नहीं किया ये रुपीज़ इन मिलियन है। इन चीज़ों को क्लियरली तौर के ऊपर मेंशन किया करें, क्लियरली तौर के ऊपर लिखा करें। अब इसके अंदर देखें, जब आपसे इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर आई के आप नोट्स मांगता है तो इस प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर मांगता है। अब एक एक चीज़ सॉफ्टवेयर के नीचे सॉफ्टवेयर आ रहा है, लाइसेंस के नीचे लाइसेंस आ रहा है, डेवलपमेंट के नीचे डेवलपमेंट आ रही है, आपसे मेजरमेंट बेसिस पूछी जा रही है, कॉस्ट मॉडल है, कौन सा मॉडल है, आपसे यूजफुल लाइफ पूछी जा रही है, आपसे अमोर्टाइजेशन का मेथड पूछा जा रहा है, आप किस बेसिस के ऊपर अमोर्टाइज कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर या किसी और मेथड के ऊपर। उन तमाम चीज़ों को आपने यहाँ पे क्लियरली तौर पर मेंशन करना होता है। उसके बाद कॉस्ट होती है, वो सारी कॉस्ट आती है, बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड आता है। उसके बाद आपके पास अकोमुलेटेड जो अमोर्टाइजेशन है, इम्पेयरमेंट है, वो आती है। उसके बाद उसकी कैरिंग अमाउंट आती है, कैरिंग अमाउंट एक बैलेंस एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड आता है, एक बैलेंस एट द एंड ऑफ द पीरियड आता है। उसके बाद उसकी मेजरमेंट बेसिस आती है, यूजफुल लाइफ आती है, अमोर्टाइज मेथड आता है। उन सबको आपने यहाँ पे क्लियरली तौर पे मेंशन करना होता है। अब ये देखें, क्वेश्चन 2 शुरू किया, उसके बाद क्वेश्चन 1 उसी पेज के ऊपर, हरगिज़ उसने नया पेज यूज़ नहीं किया, डेबिट क्रेडिट यहाँ पे अगेन नहीं लिखे, सबसे पहले वर्किंग 1 ऊपर किए, फिर नीचे जाके सोल्यूशन लिखा। तो वर्किंग सोल्यूशन के अंदर कभी भी शफल ना किया करें, कभी भी उसके अंदर मिक्स ना किया करें। वर्किंग एक अलग पेज के ऊपर, एक सेपरेट फॉर्मेट के ऊपर चल रही हो। ठीक है, इस सिचुएशन के अंदर स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है कि क्वेश्चन को न्यू पेज से नहीं किया हुआ, ना डेट लिखी है, ना जो है वो पार्टिकुलर्स लिखे हैं, ना डेबिट लिखा है, ना क्रेडिट लिखा है, ना रुपीज़ एंड डॉलर्स का ये क्वेश्चन था वो नहीं मेंशन किया हुआ। उसके बाद यहाँ पे उसने कुछ के अंदर जाके नरेशन दी हुई है, कुछ के अंदर नरेशन जो है वो उसने प्रॉपर प्रोवाइड नहीं की। अगेन वही क्वेश्चन को न्यू पेज से नहीं अटैम्प्ट किया हुआ उसने, और शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पूरा यूज़ करें। ठीक है, उसको उसने जो है वो शॉर्ट फॉर्म में यूज़ किया। शॉर्ट फॉर्म हरगिज़ मत यूज़ किया करें आप लोग। ठीक है, उसको कंप्लीट पूरे जो उसकी वर्डिंग है उसके अंदर उसको मेंशन किया करें। अब देखें नीचे जो उसने क्वेश्चन नंबर 1 अटैम्प्ट किया हुआ, जिसके ऊपर मैंने लिखा हुआ न्यू पेज से, वहाँ पे उसने क्या किया हुआ है कि आपका डेबिट क्रेडिट अब एक साइड के ऊपर मिक्स हो रहा है, वो आपको पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में मुश्किल हो रही है। तो इन चीज़ों के ऊपर आप फोकस करें। मेनली जो है स्टूडेंट डेबिट क्रेडिट बिल्कुल नहीं लिखते। अब इस सवाल के अंदर कुछ समझ नहीं आ रही किधर जो है उसका डेबिट क्रेडिट चल रहा है, किधर क्या सिचुएशन चल रही है, क्या उसका क्राइटेरिया, बिल्कुल जो है वो उसको टैली करना, उसको लेके चलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। पीपी का ये क्वेश्चन था, स्टूडेंट से जो है वो पूछा गया था, जनरल एंट्रीज़ उससे जो है वो पूछी गई थी। उसने अगेन जो है वो यहाँ पर क्या किया है कि पहले 2022 चल रहा है उसकी जनरल एंट्री, फिर 2021 की जनरल एंट्री आ जाती है, फिर 22 की आ जाती है, फिर 21 की आ जाती है, फिर 21-22 मिक्स आ रहा है, फिर बीच में 17 भी आ रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। यानी कि डेट की भी पूरा सीक्वेंस नहीं है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि पूरा क्वेश्चन A to Z एंड तक पढ़ा करें। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक क्वेश्चन रीड करते हैं और हम लोग कहते हैं हो यार क्वेश्चन रीड कर लिया एक दफ़ा, या हम रीड भी नहीं करते, सिंपल उसकी पहली लाइन पढ़ते हैं, सोल्यूशन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, सोल्यूशन सॉल्व हो रहा है। ऐसे हरगिज़ नहीं होता। जब आप पूरा एक क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आप कौन सा पॉइंट किस पॉइंट से लिंक है। जब आपको ये चीज़ें पता ही नहीं होंगी तो आप कैसे उसका सोल्यूशन सॉल्व कर सकते हो। जो बेसिक रीज़न है, इसलिए आपको एडिशनल रीडिंग टाइम दिया जाता है 15 मिनट, कि आप पढ़ो, इन्वेस्ट करो 15 मिनट पूरे। आप सबसे पहले एक क्वेश्चन लो अभी घर में, ठीक है, अभी आपके पेपर में टाइम है, अभी आप अपनी प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन लो, उसको पढ़ो,
सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पढ़ो। आया हमसे मांगा क्या जा रहा है, नोट्स मांगे जा रहे हैं, हमसे क्या चीज़ मांगी जा रही है, हमने किस चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, क्या क्या हमसे रिक्वायरमेंट की जा रही है, उन तमाम रिक्वायरमेंट्स को अपने माइंड के अंदर मद्देनज़र रखो, फिर उसको सॉल्व करो। एक आपके पास माइंड बन जाएगा। रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद क्वेश्चन को पढ़ो। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास पॉइंट 1 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पॉइंट 6 से जाकर लिंक कर रही होती है, पॉइंट 6 के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पॉइंट 8 से जाकर लिंक कर रही होती है। हम पूरा क्वेश्चन कभी पढ़ते ही नहीं है। पूरा क्वेश्चन एक दफ़ा पूरा गो थ्रू करो, रिक्वायरमेंट पढ़ो। जब रिक्वायरमेंट आपके पास चल गया, अच्छा भाई मुझसे ये मांगा है, अब इसके लिए मुझे क्वेश्चन में से कौन कौन सा डेटा चाहिए, फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन जब पूरा पढ़ोगे फिर आपको एक दफ़ा समझ आएगी, एक दफ़ा नहीं आई तो 2 दफ़ा पढ़ो, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो, पढ़ने की प्रैक्टिस करो, रीडिंग की प्रैक्टिस करो, वो आपको समझ आ जाएगी। फिर उस क्वेश्चन को माइंड के अंदर एक अपना जो है वो माइंड मैप बनाओ कि अच्छा ये इस तरह सॉल्व होगा, फिर उसको आके सॉल्व करना शुरू करो फेस के ऊपर, और वर्किंग के लिए एक जगह रखो और वर्किंग जो है उसकी वर्किंग बनाओ, ठीक है। जैसे IAS 12 का इनकम टैक्स का जो है वो क्वेश्चन है, उसको क्या करोगे जी, हम इनसे नोट्स मांगे, नोट्स का आ गया, उसके बाद जो है हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से लेके वो तमाम चीज़ें एडअप करनी है, लेस करनी है, उसके बाद हमने जो है वो बाकी चीज़ें देखनी है, उसके बाद हमने उसके मूवमेंट एंड डेफर्ड टैक्स बनानी है, उन तमाम चीज़ों को लेके जाना है। जब बच्चे ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, हरगिज़ ऐसा नहीं करते, वो डायरेक्ट ही जो है वो शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर कोई आदत है, ओहो यार ये अब चीज़ लेस भी करनी है, चीज़ ऐड भी करनी है, ऐसे हरगिज़ ना करें, ठीक है। जैसे अब आप ऐड करो, एडमिसिबल करो, इनएडमिसिबल करो, उसके लिए 1-2 लाइन एक्स्ट्रा भी छोड़ दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन चीज़ों को मेंशन करो, इन चीज़ों को अपने माइंड के अंदर रिटेन रखो। मूवमेंट इन डेफर्ड टैक्स बना रहे हो, वहाँ पर आप चीज़ों को लेके चलो। प्रॉपर वर्किंग एक एक जगह के ऊपर क्लियरली तौर के ऊपर मेंशन हो कि वर्किंग कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। जो ओवरऑल तमाम चीज़ों को बच्चों को टेस्ट चेक करने के बाद जो मेजर मिस्टेक्स आ रही हैं वो ये है कि जनरल एंट्री का कभी भी बच्चा जो है, कोई बच्चा जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट बनाता है, मेजॉरिटी जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट बनाती है, डेबिट, क्रेडिट और इसके अलावा डेट, डिस्क्रिप्शन, रुपीज़ इन मिलियन हरगिज़ नहीं लिखती। उसके बाद वर्किंग कुछ स्टूडेंट्स करते ही नहीं है, कुछ वर्किंग करते हैं तो वर्किंग का रेफरेंस नहीं देते कि ये फिगर किस वर्किंग से आई है। थर्ड वन चीज़, आपको नोट्स के ऊपर पूरी ग्रिप नहीं है। आपसे नोट्स मांगे जाएँ या डिस्क्लोजर मांगा गया, आपको उसके ऊपर प्रॉपर ग्रिप नहीं है। आप उसमें से कुछ चीज़ें रख देते हो, लिख लेते हो, कुछ चीज़ें वो नहीं लिखते जिसके मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि स्टूडेंट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कभी रीड नहीं करता। खुदा जाने वो क्यों नहीं रीड करता, उसको अच्छे तरीके से क्वेश्चन को रीड करना चाहिए ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। कुछ स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट को नहीं पढ़ते, बस क्वेश्चन से अंदाज़ा लगा लेते हैं और सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जब पेपर में बैठे ना तो आपके पास 3 घंटे हैं, उससे पहले आप एटलीस्ट एक पास पेपर पूरा ICAP का सॉल्व करें घर में, एक सीटिंग के अंदर। इस तरह सॉल्व करें कि जैसे आप ICAP में बैठें, उस पेपर को पूरा पहले रीड करके सॉल्व करें। जो आपके पास पहले 15 मिनट होते हैं ना, उसमें से 2-3 मिनट आपने बस ये देखना होता है कौन कौन से क्वेश्चन आए। उसके बाद कोई एक क्वेश्चन आपने पकड़ लेना होता है जो लॉन्ग क्वेश्चन में से होता है, सेक्शन B में से, ठीक है, या MCQs पोर्शन पकड़ लिया तो MCQs अटैम्प्ट कर लें, ठीक है। उसके बाद आप वापस आ जाएं और B पोर्शन को पकड़ लें, B पोर्शन में से एक क्वेश्चन पकड़ लें जो लॉन्ग है, उसमें से आपके पास कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है तो कंसोलिडेशन को ले लें। उन कंसोलिडेशन के क्वेश्चन के ऊपर आप तमाम चीज़ें लिख लें कि आया ये फ़िगर कहाँ पे जानी है, ये फ़िगर किस जगह के ऊपर जानी है, इसको हमने कहाँ से जो है वो कॉपरेट करना है, किस तरह इसको कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाना है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम के अंदर लेके जाना है, या किस तरह हमने इसको करना है, इसके अंदर ये पॉइंट इम्पेयरमेंट का है या ये पॉइंट जो है वो सब्सिडी से रिलेटेड है, ये पॉइंट एसोसिएट से रिलेटेड है। वो हल्की फुल्की आप जो है वो मार्किंग कर लें या अपने कोई पॉइंट्स बना लें, ठीक है, कि आपका स्क्वायर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इस पॉइंट को इस पॉइंट से लिंक करना, आपका सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इस पॉइंट्स को इस पॉइंट से लिंक करना है। तो कुछ इस तरह की टैगिंग एंड टैगिंग उसके ऊपर कर लिया करें, थोड़ी बहुत चीज़ें उसके ऊपर मेंशन कर दिया करें, ठीक है। तो इस तरह जो है वो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट ने रिक्वायरमेंट पढ़ी ही नहीं है, ठीक है, IAS 12 का क्वेश्चन है, उसको पता नहीं चल रहा उससे रिक्वायरमेंट मांगी क्या जा रही है, वो क्या क्या रहा है, उससे सिर्फ डेफर्ड टैक्स की फिगर मांगी गई थी यहाँ पे, वो पता नहीं किन चक्करों में पड़ गया। मूवमेंट इन डेफर्ड टैक्स भी ला के दे दी, बकाया चीज़ें भी दे दी, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, फॉर द ईयर डेफर्ड टैक्स जितना चाहना चाहिए था P&L के अंदर वो उसने यहाँ पे बताना था। तो ये बेसिक रीज़न है। अब इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट ने वर्किंग 1 के बाद 5, वर्किंग 2, फिर वर्किंग 3, इन सिचुएशंस को लेके आया स्टूडेंट। इन तमाम चीज़ों को जो है वो अंडरस्टैंड करें, ठीक है, इन तमाम चीज़ों को लेके चलें। उसके बाद स्टैंडर्ड ICAP ने आपको परमिशन दी हुई है यूज़ करने की, पहले उसको यूज़ किया होगा, पता होगा कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, फिर ही पेपर में यूज़ कर पाएंगे ना, ठीक है। स्टैंडर्ड्स आप ख़रीद लें 1-2 दिन पहले पेपर से, उसको ले जाते हैं पेपर के अंदर। एक अटेम्प्ट के अंदर क्वेश्चन आया था IAS 41 का, एग्रीकल्चर इनकम का, उसके अंदर ऑलमोस्ट 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। उस पेपर के अंदर MCQs नहीं आए थे, वही 8 मार्क्स का ट्रू फॉल का क्वेश्चन था। वो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो है वो आपके स्टैंडर्ड से हो सकता था। एक अटेम्प्ट के अंदर आया था 632 का क्वेश्चन वेबसाइट का, ठीक है। वो उस अटेम्प्ट के अंदर भी स्टूडेंट ने मोस्टली जो है वो स्टैंडर्ड से, जिनको पता था उन्होंने स्टैंडर्ड से हेल्प लेके उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो स्टैंडर्ड्स यूज़ करने आते होंगे तभी आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आपके लिए वो यूज़लेस चीज़ रहेगी, ठीक है। और पेपर के अंदर नो डाउट प्रेशर होता है,
लेकिन बाकी चीज़ों को भी मेंटेन करना होता है। रिलैक्स होके अल्लाह ताला को याद करके आयतुल कुर्सी पढ़ के अल्लाह का नाम लेके जाएँ, उसको सॉल्व करना शुरू करें अपने पेपर को। पहले वो 15 मिनट जो आपके पास आते हैं उसमें आप देखें कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, 2-3 मिनट, उसके बाद एमसीक्यूज़ को पकड़ें, उसके बाद आप लॉन्ग की तरफ आएँ, कंसोलिडेशन के क्वेश्चन की तरफ या कोई और लॉन्ग क्वेश्चन है उसको देखें, उसके ऊपर मार्किंग करें। पेपर है, पेपर के ऊपर आपके माइंड में पहले ही हो कि ये मैंने ऐसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, उसके बाद सॉल्व करें। हर क्वेश्चन न्यू पेज से करना है, वर्किंग सेपरेट शो करनी है, क्वेश्चन के बीच में कभी भी वर्किंग शो नहीं करनी। हाँ, जनरल एंट्रीज़ के अंदर अगर आपकी कोई छोटी मोटी वर्किंग है, कहीं पे आप छोटी मोटी ब्रैकेट्स के अंदर वर्किंग शो करना चाहते हैं करें, लेकिन जो प्रॉपर पूरी फ्लैज वर्किंग है वो आप एक न्यू पेज से और वर्किंग का रेफरेंस लाजमी दें। इसके अलावा कोई भी स्टूडेंट अपने कोई भी कमेंट्स वगैरह शेयर करना चाहता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर वो अपने कमेंट्स वगैरह शेयर कर सकता है ताकि दूसरे स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। इन केस अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं उसकी तरफ से माज़रत करता हूँ, या कोई पॉइंट मेरा कहीं पे लैग किया हो तो उसके लिए भी मैं उनसे माज़रत ख्वाह हूँ।